हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आज उसको देखते हैं सॉल्व करके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये वाला। तो देखिए भी कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले कोई रिएक्शन लेते हैं, माना ए से क्या बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है। ए से क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो देखो ए से प्रोडक्ट बनने में मान लो टाइम है उसका 0। टाइम क्या है इसका 0। जब टाइम 0 है तो इसका मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट भी कुछ नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मतलब 0। लेकिन रिएक्टेंट की मान लिया जो हमने मात्रा ली शुरू में, उसे कहते हैं प्रारंभिक सांद्रता। वो क्या है, उसको मान लो E और T बराबर T। ठीक है, तो इसका मतलब अभिक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रोडक्ट का कुछ भाग बन चुका है। अब वो जो कुछ भाग बना उसको मान लीजिए x। क्या मान लिया, प्रोडक्ट को x। अब ये जो x बना ये A में रिएक्टेंट से बना है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट जितना बना उतने रिएक्टेंट में होगी कमी। तो क्या हो जाएगा, इतने ही कर दो माइनस A माइनस x। भाई जितने ही प्रोडक्ट बना उतने ही इसमें से कर दिए माइनस, तो क्या हो गए A माइनस x। अब ये जो A है, A यहाँ पर क्या है, ये वाला A, इसे कहते हैं प्रारंभिक सांद्रता। क्या कहते हैं इसको, प्रारंभिक सांद्रता। ये है प्रारंभिक सांद्रता। और ये वाली जो सांद्रता इसे कहते हैं शेष मात्रा, शेष सांद्रता। तो ये है शेष सांद्रता। तो ध्यान रखना। अब देखो हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन को दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा डिफरेंशियल रेट लॉ। तो इसको प्रूव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं इसका। तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार क्या होगा, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर वो समानुपाती है। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक पदार्थ की जो सांद्रता होगी इसके समानुपाती। और अभिकारक पदार्थ हमारा क्या है, A। तो अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती है, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता। और अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की पावर कितनी है यहाँ 1। तो अब हम इसको लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर क्या आ जाएगा, K इंटू A की पावर 1। ठीक है, और अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाते हैं, R से। तो R बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, K इंटू A। R बराबर क्या आएगा, K इंटू A, ये वाला। ठीक है, अभिक्रिया की दर को R लिख दिया, ये वेग स्थिरांक और ये क्या है, पदार्थ के क्या अभिकारक की सांद्रता। अब इसको डिफरेंशियल रेट लॉ में लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। अब इसको डिफरेंशियल रेट लॉ में कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। तो देखो डिफरेंशियल रेट लॉ में अभिक्रिया की दर को लिखते हैं dx/dt। अगर आप रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, यानी अगर आप रिएक्टेंट के लिए अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं तो फिर लिखा जाएगा dx/dt, लेकिन वो होगा माइनस में। क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, इन्हें टाइम के बढ़ने के साथ साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसलिए जो रिएक्टेंट के लिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे वो नेगेटिव होगी। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो होगी पॉजिटिव। वो सब हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस dA/dt, dA/dt बराबर R। तो देखो dA/dt क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज इन टाइम।
ठीक है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, टाइम में जितना परिवर्तन हुआ, टाइम में परिवर्तन के साथ साथ में एक ही कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन हो रहा है वही है माइनस डी बाई डी टी बराबर आर, और आर बराबर क्या है के इंटू ए, तो आर की जगह देखो ये वाली वैल्यू हम रख लेंगे, तो ये बनेगा माइनस, ये बना माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के इंटू में क्या आ जाएगा के ए, क्या आ गया ये भी के ए। अब देखो यानी माइनस डी बाई डी टी और आर की जगह मैंने क्या रख लिया के इंटू ए, अब ए को मैं यहां ले और डी टी को ले जाऊं उधर, तो ये बनेगा फिर माइनस माइनस डी ए बाई ए, डी ए बाई ए बराबर ये बन जाएगा के डी टी, क्या बन गया के डी टी। अब इस इक्वेशन का दोनों तरफ करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, माइनस को रख लिया बाहर और ये आ जाएगा डी ए बाई ए, डी ए बाई ए, और ये आ जाएगा के को बाहर रख लो और ये आ जाएगा डी टी, क्या आ जाएगा डी टी, यानी दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो ये क्या है, जो टाइम है ये टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी लिमिट क्या बनेगी, इसकी लिमिट है 0 से t, तो ये वाला बनेगा 0 से t, और देखो ये है रेक्टेंगल की कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, इसकी लिमिट क्या a से a माइनस एक्स, तो ये बन जाएगी a से a माइनस एक्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन किया। अब देखो डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या होता है ln a, तो डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या है, ये लिख देते हैं माइनस, तो ये होता है डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन है ln a, क्या हो गया नेचुरल लॉग a, और इसकी पावर है a से a माइनस एक्स, और बराबर k, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t का 0 से t, तो ध्यान रखना डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या हुआ ln a, तो मैंने डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन किया, क्या होगा ln a, और a लिमिट वही है a से a माइनस एक्स, और t का dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t 0 से t। अब देखो आपका इंटीग्रेशन के बाद हुई है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब देखो इसको हल करेंगे माइनस माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो ये बनेगा ln a माइनस एक्स, क्या बनेगी देखो a की जगह आ जाएगी इसकी लिमिट, तो a की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln a की जगह रख दो a माइनस एक्स, फिर माइनस लोअर लिमिट ln, फिर आ जाएगा इसकी जगह a की जगह a, तो ये बन जाएगा ln a माइनस एक्स, फिर माइनस ln a, तो ध्यान रखना ln क्या है नेचुरल लॉग, तो मैं यहां लिख देता हूं, यानी डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन, डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन ये होगा ln a, क्या होगा ये ln a। अब देखो ln a ये बराबर हम लोग का k, और ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 0, यानी अपर लिमिट, देखो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अब ln माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ln a बराबर आ जाएगा kt, ठीक है। माइनस को अंदर ले ले, माइनस ln a माइनस एक्स, और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस ln a, और बराबर t में से 0 t बचेगा, k की मल्टीप्लाई कर दी तो बन गया kt। अब देखो माइनस को मैं इधर रख लूं, प्लस को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा ln a, और ये आ जाएगा माइनस ln a माइनस x बराबर क्या आ गया kt, ये क्या बन गया ln a को मैंने इधर लिख लिया, माइनस को इधर ले गए, ln a माइनस x बराबर kt, तो देखो ये बन रहा है ln m माइनस n वाला फॉर्मूला, क्या बनना है ln log m माइनस n, और log m माइनस n का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ln कैसे लिखेंगे इसको, ln क्या लिखेंगे a अपॉन में क्या लिखें a माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा kt, क्या लिखेंगे ln a अपॉन a माइनस x बराबर kt। ln की वैल्यू क्या होती है, ln की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख देते हैं ln की वैल्यू, ln होता है नेचुरल लॉग बराबर
ये होता है log बेस e, और log बेस e की वैल्यू क्या होती है, बराबर 2.303 log बेस 10। ठीक है, यानी नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या होती है, log बेस e, और log बेस e बराबर किसका होता है, 2.303 log बेस 10। तो ln की जगह क्या रख लेंगे मैं, 2.303, ये आ जाएगा 2.303 log बेस 10 a अपॉन क्या आ जाएगा, a माइनस x, और बराबर क्या आ गया, kt, क्या आ गई, बराबर kt। अब इसको क्या करेंगे, t को लिया इधर, तो इसको थोड़ी जगह बना लेते हैं, यहां से जगह बना लेते हैं। तो देखो अब ये बनेगा, देखो ये वाला है kt बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, kt बराबर बना 2.303 log बेस 10 a अपॉन क्या बनेगा, a माइनस x। ठीक है, t को लिया है बटे में, तो k बराबर बना 2.303 अपॉन में क्या बटा t log बेस 10 a अपॉन बना a माइनस x। ये वाला फॉर्मूला हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। तो देखो ये पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला बना ये। अब ये कौन क्या है इसमें वो देखते हैं। देखो k क्या है यहाँ पर, k है रेट कांस्टेंट, k क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक, ये तो है रेट कांस्टेंट। और देखो a क्या है यहाँ पर, a है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और a माइनस x क्या है यहाँ पर, a माइनस x बराबर ये क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये वाला होता है। और t क्या है यहाँ, t है टोटल टाइम, तो ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने डेरिवेशन किया और फॉर्मूला भी बन गया, k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन बहुत आसान है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यानी t हाफ और k में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, तो यानी रेट कांस्टेंट और t हाफ में रिलेट बताते हैं क्या है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम इसकी यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट देखते हैं क्या आती है। तो वैल्यू रखते हैं, देखो कांस्टेंट के लिए कोई वैल्यू है नहीं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम। इसके लिए क्या रखते हैं, 1 अपॉन टाइम इनटू, अब देखो a की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, क्या होगी, मोल पर लीटर, और a माइनस x की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, क्या है, मोल पर लीटर। तो देखो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन टाइम, क्या बचेगी, 1 अपॉन टाइम बराबर क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स आ जाएगा। तो यूनिट क्या आ गई इसकी, टाइम इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर यूनिट पूछी जाए तो क्या होगी, टाइम इनवर्स होगी। ठीक है, तो अब ये तो इसकी यूनिट हुई। अब निकालते हैं रिलेशन। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन किस किस में, k एंड t हाफ, ये वाला। अब देखो t हाफ क्या है, हाफ
हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड यानी इसे कहते हैं अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल कहते हैं इसको, ये वाले। अब देखो अर्ध आयु काल क्या है, यानी जब पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा जितने समय में विघटित होकर क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, वही समय उस अभिक्रिया का क्या होता है, अर्ध आयु काल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे कोई रिएक्टेंट्स है, किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है 100 ग्राम, कितनी है 100 ग्राम। ये मान लीजिए 20 सेकंड में, 20 सेकंड में कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है 50 ग्राम। यानी देखो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, और ये क्या है, शेष मात्रा, ये क्या है, शेष मात्रा। तो देखो भी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 100 ग्राम, ये 20 सेकंड में विघटित होकर कितने रहेगी, हाफ 50 ग्राम रहेगी। तो जितने समय में पहले वाली मात्रा का विघटित होकर आधा रह जाएगा, वही समय उसका कहलाएगा अर्ध आयु काल। तो यहाँ पे 20 सेकंड क्या होगा, इसका टी हाफ होगा। क्या होगा भी, टी हाफ, या इसको लिख सकते हैं टी 0.5 लिख दीजिए। इसी को कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या कहते हैं इनको, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। तो आई थिंक आपको हाफ लाइफ पीरियड समझ में आ गया होगा क्या है। अब इसमें रिलेशन रिलेट करते हैं, के एंड टी हाफ में रिलेशन क्या है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या संबंध आता है इसमें। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही शुरू करते हैं इसको। यानी वेग स्थिरांक, हिंदी में अगर लिखें इसको हम, तो वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल में संबंध, अर्ध आयु काल में संबंध। तो ये है। अब देखो दोनों में क्या संबंध आता है ये देखते हैं, और क्या क्या आता है इसको कॉपी करिए फिर बताते हैं क्या है। तो देखो एक तो वेग स्थिरांक क्या है, यहाँ पर वेग स्थिरांक के, ये तो क्या है, इसको तो दर्शाते हैं के से, और अर्ध आयु काल क्या है, टी हाफ। हमें इसमें संबंध बताना है, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग संबंध आएगा। तो हम ये बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखो कैसे बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है K बराबर 2.303 अपॉन में T log बेस 10 A अपॉन में क्या है, A माइनस F। ये हमने ये डेरिवेट किया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन सॉल्व होके ही आया था। अब देखो मान लो इसी फॉर्मूले में, यानी अभी बताया था ना, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा जितने समय में विघटित होकर आधी रह जाएगी, वही उसका अर्ध आयु काल होगा। अगर मैं टी को घटा के कर दूं टी हाफ, यानी टी को क्या कर दूं, टी हाफ में चेंज कर दूं, तो उसकी प्रारंभिक मात्रा भी क्या हो जाएगी, आधी। तो यहाँ क्या करना है, इफ यानी यदि टी किस में चेंज हो जाए, टी हाफ में, किस में चेंज हो जाए, टी हाफ। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा इसका a/2 हो जाएगा। ठीक है, यदि मैंने t से t हाफ कर दिया तो उसकी जो प्रारंभिक मात्रा वो भी कितनी रह जाएगी, a/2, यानी शेष मात्रा कितनी बचेगी, a/2। तो यहाँ पे रख लेते हैं, देखो k बराबर क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन में आ जाएगा t हाफ, और ये बनेगा log बेस 10, ये आ जाएगा भी a अपॉन a माइनस a/2। तो देखो x क्या है, x ही तो यहाँ पे क्या है, शेष मात्रा, यानी x क्या हो जाएगी, a/2। अगर t से t हाफ हो रहा तो x हो जाएगी a/2। तो हमने a/2 रख दिया, इसको हल कर लीजिए, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में आ गया t हाफ, और ये आ गया log बेस 10, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a
अपॉन a/2। a से a कैंसिल, 2 चला गया ऊपर, तो ये बनेगा k बराबर 2.303 अपॉन में t हाफ, और ये आ जाएगा log बेस 10 2। कितना आ गया 2। अब 2 की वैल्यू रख दो, 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा t हाफ log, यहाँ log बेस 2 की वैल्यू क्या होती है इनटू 0.3010, यानी देखो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010 वैल्यू होती है। तो देखो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन में आ जाएगा t हाफ, और एक इसके इक्वल है k के। तो देखो इनमें ये संबंध निकल के आया, यानी देखो इनमें क्या संबंध निकल गया, t से क्या आ गया t हाफ, यानी ऐड t से t हाफ, ये वाला संबंध बना इसमें, ठीक है। तो k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ, ये इसमें संबंध निकल गया k में और t हाफ में, यानी कि t हाफ के क्या है विक्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जब जब k बढ़ेगा t हाफ घटेगा, तो ये क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल। k क्या है यहाँ पे वेग स्थिरांक, k है वेग स्थिरांक, और आपको t हाफ बता दिया अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। तो आज हमने इस लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन और उसकी यूनिट और वेग स्थिरांक और टी हाफ में हमने संबंध ज्ञात किया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, उनकी यूनिट्स और उनमें भी टी हाफ और के में संबंध। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।